ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन हो रही है मेडुलरी इंटेस्टाइन की, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। डिसेंडिंग लिम्फ था वो बड़ा चालू बना, उसने क्या करा कि लाओ मैं सबसे पहले पानी ले लेता हूँ क्योंकि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे बहुत सारा वाटर है, ये वाटर लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, ला वाटर। केवल ये जो पानी लिए जा रहा है ना, इसके हमने बाहर निकलवाना है। तो बाहर निकाल, कितना लेगा भाई, सारा पानी दे देगा क्या उसको? हमें तो हम वाटर वाटर टक दे देंगे। अरे भाई तुम जा ही रहे हो तो जरा NaCl यूरिया को छोड़ दो। हेलो पिजन्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। ये पार्ट 2 है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन प्रोडक्ट वाला जो चैप्टर है उस वीडियो का, एंड जो कि चैप्टर है आपका क्लास 11th बायोलॉजी से, चैप्टर नंबर 19 ह्यूमन फिजियोलॉजी का। एंड उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने कवर किया था किडनी का स्ट्रक्चर यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली। उसमें मैंने किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड यूरिन फॉर्मेशन, ये 3 टॉपिक्स मैं उसमें कवर कर चुकी हूँ। एंड बाकी बचे 3 टॉपिक्स जो हैं, जो कि आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन एंड मिक्सचुरेशन प्रोसेस, ये बाकी बचे टॉपिक मैं इस वीडियो में आज कवर करने वाली हूँ। ओके, जो जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो जाके चेकआउट कर लो। अगर आपने वो अच्छे से देख लिया तो ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक होने वाला है काउंटर करंट मैकेनिज्म का। काउंटर करंट मैकेनिज्म में जो भी पार्ट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं नेफ्रॉन्स के, तो सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, हेनलेज लूप, वासा रेक्टा, ये सब नेफ्रॉन के ही पार्ट है। मैं पार्ट 1 में इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उसके बारे में हम लेके फिर से एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि वो स्ट्रक्चर उनके कैसे हैं और वो किस किस चीज में काम आते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट 2 पार्ट्स के बारे में, विच इज पीसीटी एंड डीसीटी। तो पीसीटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। सबसे पहले जो पीसीटी होता है वो किससे लाइंड होता है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, एंड इंक्रीज करता है क्या? सरफेस एरिया। किस चीज के लिए? रीएब्जॉर्प्शन के लिए जो है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। एक बात जरा ध्यान रखिए, जिसने इस साल नीट 2024 का शायद एग्जाम दिया होगा तो उसमें जोलॉजी वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 156 का स्टेटमेंट 2, क्योंकि वो असर्जन रीजन वाला क्वेश्चन था, तो उसका स्टेटमेंट जो 2 है उसमें क्या चीज आई थी कि जैसे उसमें लिखा हो ना सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, उस लोगों ने पता क्या दिमाग लगाया? उन लोगों ने क्यूबॉइडल को कर दिया वहां पर कॉल्यूमिनार। अब आप लोग समझ रहे हो, जस्ट एक वर्ड इन्होंने चेंज कर दिया एंड बहुत से लोग वो क्वेश्चन गलत भी कराए। उन्होंने क्यूबॉइडल को कॉल्यूमिनार कर दिया था, बाकी ये एज इट इज पूरा क्वेश्चन यही था पीसीटी के बारे में। सोचो आप लोग नीट वाले कितना दिमाग लगाते हैं, कितनी कोशिश करते हैं आप लोगों को गलत करवाने की। तो थोड़ा ध्यान से इस चीज को पकड़िएगा कि सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, तो क्वेश्चन स्पीड के साथ साथ ना थोड़ी एफिशिएंसी भी अपने एग्जाम में बना के रखिएगा, ताकि आप लोग बहुत जल्दबाजी में कोई चीज गलत ना कर दो। ठीक है, ओके, हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीअब्सॉर्ब बाय दिस सेगमेंट, यानी 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो है वो मेनली इसी ही पार्ट से यानी पीसीटी से ही रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं। सिक्रेशन ऑफ H+ आयन यानी सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो भी यहां से होता है। NH3 यानी अमोनिया आयन, K+ यानी पोटेशियम आयंस भी जो है जिसका सिक्रेशन जो है वो यहीं से होता है। किस में होता है? इनटू फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में इनका सिक्रेशन होता है। फिल्ट्रेट बेसिकली यूरिन जो होता है उसी को हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं, जो कि हमारी यूरिन बन के निकलने वाला है उससे पहले हम उसे फिल्ट्रेट नाम देते हैं, जब वो निकल जाएगा तो वो यूरिन हो जाएगा। ठीक है, बाय रीअब्सॉर्प्शन ऑफ HCO3 टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस। अब वो H+ NH3 K+ का फ्री में सिक्रेशन नहीं कर रहे हैं, उससे HCO3- यानी कार्बोनेट आयन भी उससे लेते हैं एंड मेंटेन करते हैं क्या? पीएच मेंटेन करते हैं एंड आयनिक बैलेंस। आयनिक बैलेंस से यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम वाले जो आयन्स होते हैं उनका मतलब, और पीएच भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अब डीसीटी पे आ जाते हैं। डीसीटी इसका मतलब पता है हम लोग? पीसीटी डीसीटी क्या पढ़ा रही हूँ मैं? ये पीसीटी प्रॉक्सिमल लिख देती हूँ भाई मैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। याद करो, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। शायद आप लोगों को थोड़ा लाइट दिख रहा होगा ये मार्कर का, अभी इसका इंतजाम करती हूँ। डीसीटी से आप लोगों को समझ में आ रहा है? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल एंड कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल आप लोग ऊपर से देखिएगा। ठीक है, सो PCT is what? Proximal convoluted tubule and DCT is what? Distal convoluted tubule. अब इसके पॉइंट्स पे आ जाते हैं। Conditional reabsorption of Na+ and water to take place in this segment. सुनो, इनमें भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी में भी होता है, डीसीटी में भी होता है, लेकिन इधर केवल कंडीशनल होता है। बाई चांस पीसीटी
नहीं कर पा रहा तो केवल कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन इधर होता है, यानी अगर पीसीटी वर्क नहीं कर रहा तो ही डीसीटी वर्क करेगा, अदरवाइज ये हमेशा वर्क नहीं करता है रीएब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो इसके क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर किस किस चीज का, Na+ आयन का, अपना नॉर्मली सोडियम आयन का, वाटर का, और इन दिस सेगमेंट। ठीक है, मतलब कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है Na+ आयन का इस सेगमेंट में। ठीक है, इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3-, यानी ये रीएब्जॉर्प्शन करता है HCO3- का, आई एम सॉरी HCO3- का भी, एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ एंड NH3 आयन, यानी सिक्रेशन भी करता है हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का, अमोनियम आयन का, एंड मेंटेन करता है क्या, NaK बैलेंस इन ब्लड। क्या है ये NaK, पोटेशियम सोडियम बैलेंस इन ब्लड। पता है ना आपको Na सिंबल किसका होता है, सोडियम का, और K किसका होता है, पोटेशियम का, यानी पोटेशियम और सोडियम का जो है बैलेंस वो मेंटेन करके रखता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इधर बताया था, वेयर इट इज ये रहा आयनिक बैलेंस। ये आयनिक बैलेंस जो है वो इसी से रिलेट आगे कर रहा है Na बैलेंस से, यानी सोडियम पोटेशियम बैलेंस से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पीसीटी एंड डीसीटी। अब बात करते हैं हेनलेज लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट की। हेनले लूप, रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, यानी हेनले लूप में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो थोड़ा, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब आप लोग समझते हो ना, किसी चीज को रीएब्जॉर्ब करना, यानी खुद ने ही सिक्रीट करा है, खुद ही उसको रीएब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। ठीक है, ओके, रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, यानी जैसा कि आपने देखा पीसीटी डीसीटी में कितना सारा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, H+ आयन का, अमोनिया आयन का, पोटेशियम आयन का, सोडियम आयन का, वाटर आयन का, लेकिन इसमें रीएब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं है। ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले इज परमिएबल टू, अच्छा अब ये जो लाइन आने वाली है ना, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, काउंटर करंट मैकेनिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अच्छा जैसा कि मैं आप लोग को थोड़ा बना के दिखा देती हूँ, हम लोगों ने पढ़ा था डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, तो हम लोगों ने ऐसे करके पढ़ा था। अब ये वाला जो था ये कौन सा था, डिसेंडिंग लिम्ब, एंड ये कौन सा था, असेंडिंग लिम्ब। इसको अपने दिमाग में बिठा लो अभी से कि जो लूप ऑफ हेनले है वो इस तरह से चलता है, जो पहले वाला जो लिम्ब होता है वो होता है आपका डिसेंडिंग। क्यों, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, और जो ये होता है जो कि ऊपर जा रहा है दूसरे वाला, वो कौन सा होता है, असेंडिंग लिम्ब होता है। इस बात को ध्यान बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अब आगे देखो, descending loop of Henle is permeable to water and impermeable to electrolytes, यानी डिसेंडिंग लिम्ब जो है परमिएबल है वाटर के लिए, यानी ये वाटर को आने दे सकता है अपने अंदर, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये इम्परमिएबल है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को भगा देगा कि तुम जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए। एंड जो असेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और जो इम्परमिएबल है वो है वाटर के लिए। अब मैंने जैसे याद करा, मैं आप लोगों को अगर वैसे बताऊं तो शायद आप लोग भी याद कर लो, बाकी आप लोग की अपनी ट्रिक हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, मैंने जैसे इसको याद करके रखा है, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब पहले आता है, और हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है हमारी बॉडी में, पानी की जरूरत होती है। हमें इलेक्ट्रोलाइट्स दे और हमें कोई पानी दे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पानी ही तो उठाकर पिएंगे। हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, पानी। तो भाई जो डिसेंडिंग लिम्ब था वो बड़ा चालू बना, उसने क्या करा कि लाओ मैं सबसे पहले पानी ले लेता हूँ, क्योंकि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज जस्ट फॉर याद करने के लिए, ऐसा कुछ है लिखा नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से याद किया था। तो डिसेंडिंग लिम्ब क्या करता है, सबसे पहले पानी ले लेता है, यानी परमिएबल हो जाता है किसके लिए, पानी के लिए, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को छोड़ देता है कि तुम जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए, यानी इम्परमिएबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब बात करें अगर असेंडिंग लिम्ब की, तो ये आपका परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब दूसरा वाला ये सोचता है कि अच्छा तुमने उसे फेंक दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना लेता हूं, तो दूसरा वाला क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को ले लेता है, यानी परमिएबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और इम्परमिएबल है वाटर के लिए, क्योंकि वाटर तो डिसेंडिंग वाले ने ले लिया ना, अब उसके पास तो कुछ बचा नहीं, ऐसा समथिंग कुछ याद करने के लिए। ठीक है, तो डिसेंडिंग लूप किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए, किसके लिए इम्परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, किसके लिए इम्परमिएबल है, वाटर के लिए। ये जो मैंने बताया सिर्फ याद करने का था, ये दो लाइन अगर आपने याद कर ली तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में सबसे बड़ा रोल है इन दोनों लूप्स का, तो उनको याद रखना। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। अभी कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ क्या लेता है, वाटर, बहुत ज्यादा पानी लेता है अपने लिए,
किस चीज के लिए? ताकि हमारा जो यूरिन है वो कंसंट्रेट हो जाए। कंसंट्रेट का यहाँ पर क्या मतलब है कि हमारा जो यूरिन है वो ज्यादा लॉस ऑफ वाटर को लेकर ना निकले। मतलब 180 लीटर पर डे मैंने आप लोगों को बताया था कि किडनी जो है वो फिल्टर करती है, हमारा निकलता कितना है यूरिन? केवल 1.5 लीटर पर डे। तो ये कलेक्टिंग डक्ट ही जो है तो सबसे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अरे भाई कहाँ कहाँ इतना सारी पानी लेके कहाँ जा रहे हो तुम? है हमारी पूरी का सारा पानी तुम ही ले जाओगे क्या हमारी पूरी बॉडी का? तो ये ले लेते हैं कि भाई थोड़ा पानी लेकर जाओ, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस चल रहे होते हैं जिसमें पानी की बहुत जरूरत है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या है रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। किस लिए? प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी थोड़ा लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमारा लॉस हो जब हम लोग यूरिन करें। इसलिए तो हम लोग यूरियोटैलिक है, वरना अमीनोटैलिक नहीं होते। ज्यादा ही पानी होता हमारे पास तो हम तो रिलीज कर देते भैया पानी को, ले जाओ बहुत है मेरे पास। नहीं है भाई, हम गरीब है पानी के मामले में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटेस्टिनम टू कीप अप ऑस्मोलैरिटी, यानी ये पैसेज अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है, यानी ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी रिलीज करते हैं किसमें? मेडुलरी इंटेस्टिनम में ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। अब ये मेडुलरी इंटेस्टिनम क्या होता है? आपने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। मैं सब्र करो, अगर आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म का पूरा डायग्राम आप लोगों को समझाने वाली हूँ ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना याद रखो कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो ही अमाउंट यूरिया जो है वो ही रिलीज करता है मेडुलरी इंटेस्टिनम में। मेडुलरी इंटेस्टिनम में अगर यूरिया कहीं से आ रहा है तो वो कलेक्टिंग डक्ट से आ रहा है। बस इतना दिमाग में अभी फिलहाल के लिए इतना रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या करने के लिए? ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अभी इसका एक लास्ट पॉइंट हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट का, पहले वो पढ़ते हैं जरा। लास्ट पॉइंट देखो, ये कलेक्टिंग डक्ट का ही लास्ट पॉइंट है, ठीक है। सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ आयन टू मेंटेन pH एंड आयनिक बैलेंस, यानी ये भी सेलेक्टिव सिक्रेशन का मतलब समझ रहे हो। अगर H+ आयन की जरूरत नहीं है तो वो उसका सिक्रेशन कर देता है, अगर K+ आयन की जरूरत है तो वो उसका सिक्रेशन करता है, यानी दोनों एक बार में सिक्रेशन नहीं करता। सेलेक्टिव सिक्रेशन का मतलब है जिसकी जरूरत है वो केवल उसी का सिक्रेशन करेगा। तो सेलेक्टिव सिक्रेशन करता है किस चीज का? H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन का, टू मेंटेन pH एंड आयनिक बैलेंस, यानी आयनिक बैलेंस एंड pH को मेंटेन करने के लिए। ऑलमोस्ट कलेक्टिंग डक्ट, PCT और DCT तीनों ही ये मेंटेन करते हैं pH को और आयनिक बैलेंस को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, एंड उसके लिए मैंने कोई स्लाइड तैयार नहीं कर रखी है, वो लोग मैं आपके सामने ही स्लाइड को बनाऊंगी, तैयार करूंगी, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो छप जाना चाहिए एकदम से, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब स्टार्ट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं काउंटर करंट मैकेनिज्म में कि काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, वो आप लोग जरा ध्यान से देखना। कोई भी एक चीज है वो ऐसे मूव कर रही है और कोई एक चीज ऐसे मूव कर रही है, यानी एक चीज जो है वो ऊपर को जा रही है और एक चीज जो है वो नीचे को जा रही है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं काउंटर करंट, यानी दो चीजें आपस मतलब बराबर बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दिस मीन्स काउंटर करंट। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोई चीज भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, सिंपली वो आपका काउंटर करंट है, ठीक है। इसमें ऐसे कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से जरा, काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो इंग्रेडिएंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी वजह से ये पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। इनके बिना ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहले वो दो इंग्रेडिएंट आप लोग नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो साथ के साथ लिखते जाना जो भी चीज मैं बता रही हूं। NaCl एंड यूरिया, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर ये मैकेनिज्म हो ही नहीं सकता। इसको जरा नोट डाउन करो, NaCl एंड यूरिया दो मेन इंग्रेडिएंट है मैकेनिज्म को चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आप लोगों ने पार्ट 1 पहले तो देख के आओ, जिसने नहीं देखा, जिसने देख लिया है अब सुनो। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये वाला जो होता है डिसेंडिंग से असेंडिंग लिम्ब जाता है, ये वाला कौन सा होता है? डिसेंडिंग, एंड ये वाला कौन सा होता है? असेंडिंग, बताया था। ये क्या है? लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले बताया था मैंने आप लोगों को। वासा रेक्टा यहां से लिबड़ता हुआ आ रहा था और यू शेप्ड बना रहा था इसके, उसमें समथिंग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। एनसीईआरटी खोल के देखो फटाफट से, अभी ऐसा ही स्ट्रक्चर था। वासा रेक्टा ऐसे लिबड़ते हुए आ रहा था और यू शेप्ड बना रहा था। मैंने बताया भी था आप लोगों को यू शेप बनाता है वासा रेक्टा, तो ये क्या हो गया? वासा रेक्टा।
अब मुझे जरा आप लोग एक बात बताओ, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को जो एनसीईआरटी में है वैसे ना देके थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाऊं, तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ क्या? ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले, ये आपका लूप ऑफ हेनले हो गया, जिसकी ये हो गई आपकी डिसेंडिंग लिम्ब एंड ये हो गई आपकी असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, वासा रेक्टा इसी के यू शेप में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? वासा रेक्टा इसके यू शेप में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो उसको मैं क्या ऐसे बना सकती हूँ क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में? ये हो गया साहब आपका वासा रेक्टा। बना सकती हूँ या ना बना सकती हूँ ये बताओ मुझे। वो भी ऐसे ही था, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, मैंने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, वासा रेक्टा में क्या होता है कि ये पहली वाली लिम्ब होती है, वो होती है असेंडिंग। अभी से याद करते हुए चलना, बाद में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अभी से याद करते हुए चलना कि ये वाली लिंक कौन सी होती है असेंडिंग एंड ये वाली लिंक कौन सी होती है डिसेंडिंग। कुछ नहीं है इसमें भी याद करने वाला भाई, ये होती है डिसेंडिंग, ये होती है असेंडिंग। क्या है ये क्या है, ये क्या है, मैं लिख दे, ये इसी पे लिख देती हूँ, ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले की है। ठीक है, और ये जो है आपके, ये किसकी है? ये है आपके वासा रेक्टा की, ये है आपके वासा रेक्टा की असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि ब्लड कैसे फ्लो करेगा, जो फिल्ट्रेट एक्चुअली नॉट ब्लड, जो फिल्ट्रेट है, जो यूरिन के पहले मैंने बोला था अगर वो रिलीज हो गया तो यूरिन बॉडी में नहीं तो फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा? ऐसे करेगा कि नहीं करेगा भाई? डिसेंडिंग है, नीचे ही तो आएगा, फिल्ट्रेट यहां पर ऊपर मूव करेगा, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। इधर कैसे मूव करेगा खुद ही बता सकते हो अब तो आप लोग, इधर ऐसे मूव करेगा क्योंकि वो असेंडिंग है। करेगा कि नहीं करेगा बताओ, करेगा या नहीं करेगा? ये डिसेंडिंग है तो इधर कैसे मूव, ये भगवान मेरी राइटिंग सुधार दो ऐसे मूव करेगा या नहीं करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में? करेगा या नहीं करेगा? असेंडिंग से डिसेंडिंग से असेंडिंग और डिसेंडिंग से असेंडिंग। भाई देख सकते हो, तो आप लोग अभी बच्चे नहीं हो, ठीक है, इतना आप लोगों ने अभी देख लिया। अब मैं क्या बताने वाली हूं कि हमें मेनली, अच्छा ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है? मेडुलरी इंटरस्टियम, जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि कंफ्यूज मत होना, बताऊंगी मैं अभी आपको, वो यही है। ये वाला पार्ट क्या है? मेडुलरी इंटरस्टियम, मैं लिख देती हूं यहां पर, मेडुलरी इंटरस्टियम, ये यही है मेडुलरी इंटरस्टियम। अब भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं ये आया कैसे इसमें मेडुलरी इंटरस्टियम। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था मैंने उसमें कि ये लूप ऑफ हेनले कहां जाकर एंटर करते हैं? मेडुलरी इंटरस्टियम, रीनल पेल्विस, याद करो, रीनल पेल्विस के पहले मेडुलरी पायरामिड, उसी को तो हम बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टियम। तो ये वही तो है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये लूप ऑफ हेनले है, इसके बीच में मेडुलरी इंटरस्टियम नहीं है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में तो वासा रेक्टा होता ही नहीं था, केवल किसमें होता था? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में। तो भैया ये आ गया वासा रेक्टा, क्योंकि ये मेडुलरी इंटरस्टियम में। आया समझ में? क्या है ये वासा रेक्टा, क्या है ये लूप ऑफ हेनले, क्या है ये मेडुलरी इंटरस्टियम। ठीक है, अभी इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखो मैं क्या करूंगी, अच्छा हाँ, बता नहीं रहे हो, कैसे बताओगे भाई? सुनो, ये अब यहां पर मेडुलरी इंटरस्टियम में यहां से हटा दी थी फटाफट से, इसको कहीं और मेंशन करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ ये मेंशन करने वाली जगह एक्चुअली है नहीं है। ठीक है, इसको किधर और मेंशन करेंगे हम लोग हे भगवान, इतने मार्कर। देखो यहां से कलेक्टिंग डक्ट भी तो निकलेगी, स्ट्रेट ट्यूब होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है, कलेक्टिंग डक्ट की स्ट्रेट ट्यूब होती है नहीं होती है? तो वो लूप ऑफ हेनले से ही तो एक्सटेंड करती है। पार्ट 1 देखो दोबारा जाके, जरा एनसीईआरटी में झांक लो दोबारा से। कलेक्टिंग डक्ट क्या है ये? कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, स्ट्रेट ट्यूब है कलेक्टिंग डक्ट, इसको हम यहां मेंशन कर देते हैं, इसको हम यहां से मेंशन कर देते हैं। ये हमारी क्या है? मेडुलरी इंटरस्टियम। ये हमारे क्या होगा? कलेक्टिंग डक्ट। अभी मैंने क्या बताया था कि एक पॉइंट याद रखना कि यूरिया कहां से आता है? कलेक्टिंग डक्ट में से आता है। तो भाई सबसे पहले हम लोग, चलो अब मैं एक ओवरव्यू देते हैं आप लोगों को। कहीं हमने नमक ज्यादा कर दिया
कहीं क्या हमने यही कर दिया हम लोगों ने ना, हमने सिंपली क्या करना है कि अपने यूरिन को हमने कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है। क्या करना है, मैंने यूरिन को हमने कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, यानी लॉस ऑफ वाटर से बचाना है, बहुत कम वाटर के साथ उसको रिलीज करना है, ठीक है। अब हमारा जो फिल्ट्रेट है, जो कि यूरिन ही है लेकिन बॉडी के अंदर है तो फिल्ट्रेट है, तो यहां से हमारा फिल्ट्रेट आ रहा है। कहां से आ रहा है, लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब से हमारा फिल्ट्रेट आ रहा है, ठीक है। इसमें इस फिल्ट्रेट को हमने लॉस ऑफ कम वाटर बनाना है। अब हमने भी क्या पढ़ा था कि डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा वाटर है, ये वाटर लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, ला वाटर, ला वाटर। अब हमें कहना भाई तेरे अंदर फिल्ट्रेट भी तो आ रहा है, कि सारा अपना पानी फिल्ट्रेट को ही दे देगा, थोड़ा बहुत तो छोड़ बॉडी के लिए। तो हमने मेनली काम क्या करना है, डिसेंडिंग लिम्ब में से हमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराना है, एंड दैट्स इट। हमें पूरी कहानी में एक चीज करनी है कि डिसेंडिंग लिम्ब में से हमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाना है, एंड दैट्स इट। वाटर बाहर निकल जाएगा, फिल्ट्रेट जो है हमारा, जो हमारा यूरिन है वो विदाउट लॉस ऑफ वाटर से बाहर हो जाएगा। समझ में आया। केवल ये जो पानी लिए जा रहा है ना, इसके हमने बाहर निकलवाना है। तो बाहर निकाल, कितना लेगा भाई, सारा पानी दे देगा क्या उसको? ठीक है, तो हमें केवल बाहर निकलवाना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने भी क्या दो मेन इंग्रेडिएंट बताए थे, क्या बताए थे, NaCl एंड यूरिया। अगर हम NaCl एंड यूरिया को इस मेडुलरी इंटरस्टियम में इसकी मात्रा बढ़ा दें, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, सॉल्ट्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, वाटर ही तो आएगा। जब तुम इलेक्ट्रोलाइट्स की, सॉल्ट्स की मात्रा मेडुलरी इंटरस्टियम में बढ़ा दोगे तो उसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। कौन आएगा उसको बैलेंस करने के लिए, पानी आएगा सिंपली। तो पानी हम कहां से लेंगे, असेंडिंग लिम्ब से। ये तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होते हैं, पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था, पीछे जाओ दोबारा रिवाइज करके आओ। असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। पानी किसके पास होगा, डिसेंडिंग लिम्ब के पास, क्योंकि ये उसके लिए परमिएबल है। तो हमें इधर से पानी निकलवाना पड़ेगा मेडुलरी इंटरस्टियम में, उनको बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पानी कम हो जाएगा, इसका यूरिन हो गया हमारा कंसंट्रेट। इतना करना है, ठीक है। अब हमें मेडुलरी इंटरस्टियम में लाना क्या है, NaCl एंड यूरिया। जब इनकी मात्रा बढ़ेगी तो इनको बैलेंस करने के लिए पानी कूद के आएगा, तो इसमें पानी कम हो जाएगा, हो गया यूरिन कंसंट्रेट, ठीक है। अब इसमें हम NaCl एंड यूरिया कैसे लाएंगे, बस मेन कहानी आ गई। हमारा यूरिया किस में आता है, कलेक्टिंग डक्ट में, अभी पढ़ा है। ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया कहां आ जाएगा, हमारा मेडुलरी इंटरस्टियम में। कैसे, कूद कूद के, डिफ्यूजन प्रोसेस से। किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से कहां आ गया, मेडुलरी इंटरस्टियम में आ गया। अब बस हमें क्या चीज चाहिए, यूरिया तो आ गया, सिंपली आ गया, अब हमें चाहिए NaCl। NaCl कैसे आएगा वो भी देख लो जरा। असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल है, NaCl के लिए, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, NaCl। तो ये मेडुलरी इंटरस्टियम में क्या डाल देगा भाई, अरे NaCl डाल देगा या नहीं डाल देगा, बताओ। जब भी इसके पास ये परमिएबल है NaCl के लिए, इसके पास खूब सारा NaCl है, तो मेडुलरी इंटरस्टियम को कौन देगा, यही तो देगा। दे दिया उसने NaCl, देखो कितने सारे NaCl उसने दे दिया। यूरिया कहां से आ गया, कलेक्टिंग डक्ट से आ गया मेडुलरी इंटरस्टियम में, NaCl यूरिया आ गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, देखो पानी तो हमें यहां से मिलेगा, वहां से थोड़ी मिल रहा है, हमें इन दोनों को यहां भी तो लाना पड़ेगा। NaCl और यूरिया को हमें यहां तक लाना पड़ेगा, तभी तो उनका मेल मिलाप होगा। कैसे लाएंगे, अब काम करेगा हमारा वासारेक्टा। अब हमारा काम करेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो ये फिल्ट्रेट तो ऊपर जा रहा है, क्या NaCl को कहां लेके जाएगा ये, भाई इधर दो, ये आ रहा है इधर, वासारेक्टा को दो, वासारेक्टा करेंगे ना ट्रांसफर। तो ये NaCl और जो यूरिया इधर आ गया, दोनों मेडुलरी इंटरस्टियम में, अब ये चले जाएंगे दोनों इसमें। अब ये NaCl एंड यूरिया हमने ट्रांसफर कर दिया वासारेक्टा को। ये इधर से मेडुलरी इंटरस्टियम में असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब ने NaCl दिया, असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले के NaCl दे दिया मेडुलरी इंटरस्टियम में। यूरिया आ गया कलेक्टिंग डक्ट से मेडुलरी इंटरस्टियम में। अब हमें इसको यहां पहुंचाना है, मेडुलरी इंटरस्टियम में है, लेकिन यहां पहुंचाना है, क्योंकि पानी तो यहां से निकलेगा ना, H2O तो यहां से निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ से, H2O। तो हम इधर लाना है, हमें तो हम वासारेक्टा को दे देंगे, अरे भाई तुम जा ही रहे हो तो जरा NaCl और यूरिया को छोड़ दो। तो हमने इसको दे दिया वासारेक्टा को। अब वासारेक्टा आ रहा है, और उसने क्या कर दिया, इसमें NaCl और यूरिया को इधर दे दिया। हो गया
यूरिया आ गया, NaCl आ गया। अब NaCl और यूरिया की मात्रा देखकर पानी, ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन हो रही है मेडुलरी इंटेस्टाइनम की, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के चक्कर में ये सारा पानी H2O सब इसमें आ जाता है, इसमें H2O कम रह जाता है और यूरिन हो गया हमारा कंसंट्रेट। मेन हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या हमारा लक्ष्य था, हमें क्या करना है, यूरिन को कंसंट्रेट करना है, यानी विदाउट लॉस ऑफ वाटर हमें उसको रिलीज कराना है। तो सारा पानी इसमें आ गया, मेडुलरी इंटेस्टाइनम की ऑस्मोलरिटी भी हो गई, मेंटेन हो गई, और जिसमें पानी भी कम हो गया और यूरिन हमारा कैसा हो गया, कंसंट्रेट हो गया। अब देखो इधर, जब इसमें पानी नहीं था, जब NaCl यूरिया नहीं थे, तब इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, देखो जरा, तब इसकी ऑस्मोलैरिटी थी 300 ऑस्मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि इसमें पानी था ही नहीं। अब उसने पानी रिलीज करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे इसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी 600, फिर हो जाएगी इसकी ऑस्मोलैरिटी 900, फिर यहां तक आते आते इसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी 1200, क्योंकि अब तक तो बहुत सारा पानी ये डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले को दे चुका होगा मेडुलरी इंटेस्टाइनम को। ये किसकी ऑस्मोलैरिटी है? ये मेडुलरी इंटेस्टाइनम की ऑस्मोलैरिटी है। जो भी मैं बात कर रही हूँ ये मेडुलरी इंटेस्टाइनम की ऑस्मोलैरिटी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब हम जरा बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी लिम्स जो है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अपोजिट डायरेक्शन देखनी है बस हमें। वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब और लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। एक तो ये दोनों हो गई, इसकी असेंडिंग लिम्ब, इसकी डिसेंडिंग, यानी लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग और वासा रेक्टा की डिसेंडिंग, ये दोनों भी काउंटर करंट मैकेनिज्म में हो गई। अब आप जरा वासा रेक्टा को देख लो, इसकी असेंडिंग और इसकी डिसेंडिंग, यानी वासा रेक्टा की भी जो दोनों लिम्ब्स हैं वो भी काउंटर करंट मैकेनिज्म में पूरी पूरी इन्वॉल्व हो रही है एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म का प्रोसेस कर रही है। ठीक है, तो तीन होती है मेनली, हमारे पास तीन होती है। कौन कौन सी? वासा रेक्टा की असेंडिंग, लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग एक, लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग, वासा रेक्टा की डिसेंडिंग दो, और वासा रेक्टा की अपनी लिम्ब विच इज असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये तीन लिम्स जो है आपस में काउंटर करंट मैकेनिज्म कर रही हैं। ये रहा आपका पूरा प्रोसेस। यूरिन हो गया हमारा कंसंट्रेट। नहीं समझ में आया आगे मत अभी वीडियो को पॉज करो, दोबारा इसको अच्छे से देखो, समझ में आएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। जिसको समझ में आ गया है सल्यूट। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म।